नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीसीएस ज्ञान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इसके पहले इंटरपर्सनल स्किल की 2 वीडियोस हो चुकी हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, और ये आज की हमारी तीसरी और अंतिम क्लास होगी। तो आप सभी पहले दोनों वीडियो देखें, उसके बाद इसको देख सकते हैं, या अगर इसको देख रहे हैं इसके बाद दोनों वीडियोज़ आप देख लें। इससे आपका सीसैट का जो इंटरपर्सनल स्किल का टॉपिक है दोस्तों, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, पार्ट 2 जो वीडियो है उसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे है, और यहाँ से हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, द्वंद्व समाधान की शैलियों में से कौन बचकर निकलने की शैली के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए, जब आपको किसी भी डिसीजन लेने में आपको द्वंद्व लग रहा हो, मतलब आप क्लियर ना हो, तो आप क्या करते हैं? आप निर्णय टाल लें तथा दोनों पक्षों की रुचियों की उपेक्षा करते हैं। ठीक है, कि मैं अभी इस बात को या इस काम को टाल रहा हूँ। इसके हिसाब से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, द्वंद्व समाधान की स्थिति में। ठीक है, द्वंद्व समाधान की शैलियों में निर्णय टालने द्वारा दोनों पक्षों की रुचियों की उपेक्षा करना, बचकर निकलना की शैली के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दूसरों के साथ संबंध होने की आवश्यकता दर्शाता है? सम्मिलित होने की आवश्यकता, व्यक्तिकरण की आवश्यकता, नियंत्रण की आवश्यकता या अनुरक्ति की आवश्यकता। तो दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या? सम्मिलित होने की आवश्यकता दूसरों के साथ संबंध होने की आवश्यकता को दर्शाता है। देखिए, सम्मिलित होने की आवश्यकता दूसरों के साथ संबंध होने की आवश्यकता को दर्शाता है, या दूसरों के द्वारा स्वीकृत होने के साथ साथ दूसरों को स्वीकृत करने और सामाजिक समूह का सदस्य बनने की आवश्यकता को व्यक्त करता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। तो ये संप्रेषण की बाधाएं हैं और बाधाओं के प्रकार हैं। देखिए, शब्द भंडार में क्या होता है कि शब्द भंडार में क्या भाषा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है दूरी। दूरी किस में होती है दोस्तों? तो संरचनात्मक। नेक्स्ट है जल्दबाजी। जल्दबाजी जो है हम कब करते हैं? जब परिस्थिति वैसी बनी रहती है। और कोलाहल क्या होता है? ये पर्यावरणीय हो गया। ठीक है, तो ये हमारा 26 ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, संप्रेषण की बाधाएं और बाधाओं के प्रकार की बात हो रही है। तो शब्द भंडार ये भाषा का हो गया, दूरी संरचनात्मक हो गई, जल्दबाजी आपका परिस्थितिक हो गया, और कोलाहल आपका पर्यावरणीय हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 27। ओके, देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है तदानुभूतिपरक श्रवण की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन ए वक्ता की स्थिति में स्वयं को रखना, मूल्यांकन परक होना, देह भाषा का प्रेक्षण करना, या संप्रेषण की विषय वस्तु एवं भावनाओं दोनों पर ध्यान देना। तो ध्यान रखिएगा कि कौन जो है वो तदानुभूतिपरक श्रवण की विशेषता नहीं है। तो आपका ये ऑप्शन बी हो जाएगा, मूल्यांकन परक होना। ठीक है, ये तीनों हैं। ठीक है, तदानुभूतिपरक होना ये तीनों होता है, लेकिन ये मूल्यांकन परक होना ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से संप्रेषण के पक्षों में से बेमेल पद ज्ञात कीजिए। पहुंच, विषयों की प्राथमिकता, बाधाएं और व्यवहार का अर्थ। देखिए, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, व्यवहार का अर्थ। बेमेल की बात कर रहा है इसमें। तो प्रश्नगत विकल्प में पहुंच, विषयों की प्राथमिकता और बाधाएं संप्रेषण के भौतिक पक्ष हैं, जबकि व्यवहार का अर्थ संप्रेषण का मनोसामाजिक पक्ष होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे याद नहीं करनी होती, केवल रटना होता है। और आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, प्रश्न को रट सकते हैं। और मैक्सिमम आप देखेंगे, अगर आप PYQs देखेंगे तो उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो आप इस चैनल को फॉलो करिए, क्योंकि आपको PYQ भी करवाया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, शेयर करिए, लाइक करिए, और जो भी वीडियोस आ रही हैं उनको आप कंटिन्यू फॉलो करें। इससे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्वैयक्तिक संबंधों का निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है? शर्मीलापन, सावेगिक जो है परिपक्वता, दृढ़तापरकता या तदानुभूति। तो देखिए, आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, अगर आप किसी भी काम में शर्मा रहे हैं तो क्या है? वो आपके अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न करता है।
अगर आपसे दो लोग बात कर रहे हैं या आप दो लोग आपस में बात करें और एक व्यक्ति शर्मा रहा है तो बात ठीक से नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही है कि शर्मीलापन अंतर व्यक्तिगत संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे जाता है वह क्या होता है? वो विकर्ण संप्रेषण होता है। किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे चला जाता है वह संप्रेषण विकर्ण संप्रेषण होता है। अब एक बार देख लेते हैं कि जो संप्रेषण होते हैं वो चारों प्रकार से, उनके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण किसे कहा जाता है? भैया किसी संगठन में नीचे से ऊपर की ओर किया जाने वाला संप्रेषण ऊर्ध्वगामी होता है, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण होता है। ये वाला कौन सा है? तो होता है ऊर्ध्वगामी संप्रेषण होता है। अधोगामी क्या होता है? अधोगामी होता है किसी संगठन में पद सोपान में अवर के नीचे की ओर दिए गए, जैसे इसमें सपोज करिए इसमें लेखपाल से लेकर के, है ना, लेखपाल से लेकर बात सीएम साहब तक जा रही है, तो ये क्या हो गया? ये आपका ऊर्ध्वगामी संप्रेषण हो गया। क्या है? बात नीचे से ऊपर जा रही। बट अगर सीएम साहब से लेकर के बात लेखपाल तक आ रही, मतलब अगर सीएम साहब ने कुछ कहा और वो बात लेखपाल तक आ रही, तो वो क्या होगा? वो अधोगामी संप्रेषण होगा। इट मीन्स नीचे की तरफ आ रहा है। अनुप्रस्थ संप्रेषण क्या होता है? एक ही स्तर के विभिन्न विभागों, व्यक्तियों के बीच औपचारिक और औपचारिक संप्रेषण को अनुप्रस्थ संप्रेषण कहते हैं। जैसे एक जिले का डीएम दूसरे जिले के डीएम को अगर कोई लेटर या कोई बात करता है तो क्या होगा? अनुप्रस्थ संप्रेषण होगा दोस्तों। ओके। और विकर्ण संप्रेषण किसी संगठन के विभिन्न कार्यात्मक के विभिन्न स्तरों पर कार्य प्रबंधकों और श्रमिकों के बीच संप्रेषण को विकर्ण संप्रेषण कहा जाता है। किसी संगठन के विभिन्न कार्यात्मक के बीच विभिन्न स्तरों पर, तो ये आपका विकर्ण संप्रेषण कहा जाएगा कि किसी संगठन में संप्रेषण। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के निम्नलिखित प्रतिमानों में से किसमें समानता संबंध संपोषित होता है परंतु प्रत्येक व्यक्ति के पास भिन्न क्षेत्रों पर प्राधिकार भी होता है? ऑप्शंस हमारे सामने हैं और ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कि संतुलित विभाजन प्रतिमान। अब ये क्या होता है? देखिए, विभिन्न विषयों के जानकार व्यक्तियों के बीच समानता के साथ संबंधों का संतुलित विभाजन प्रतिमान कहा जाता है। संतुलित विभाजन प्रतिमान कहा जाता है। ठीक है, समानता संबंध संपोषित होता है। ठीक है, तो ये संतुलित विभाजन प्रतिमान कहा जाता है। अब देखते हैं कि समानता प्रतिमान किसे कहा जाता है। देखिए, यह व्यवहारिक रूप में कम किंतु सैद्धांतिक रूप में देखने को अधिक मिलता है। इसे एक ही लिंग युगलों के बीच संप्रेषण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका समानता प्रतिमान हो गया। नेक्स्ट है असंतुलित विभाजन प्रतिमान। पारस्परिक संप्रेषण में आधे से अधिक वैचारिक क्षेत्र में कोई एक व्यक्ति अन्यों पर हावी रहता है, तो ये असंतुलित विभाजन प्रतिमान है। जहाँ पे बराबरी का माहौल रहता है वहाँ क्या होता है? वहाँ संतुलित विभाजन प्रतिमान होता है। और जहाँ पे कोई एक व्यक्ति है बाकी सबको क्या होता है? बाकी सबको ये व्यक्ति दबा रहा है, तो क्या होगा? ये आपका असंतुलित विभाजन प्रतिमान होगा। नेक्स्ट है एकाधिकार प्रतिमान। केवल एक ही व्यक्ति के बोलने का अधिकार होता है, केवल वही वक्ता होता है, शेष अन्य श्रोता होते हैं। जैसे आपने एकाधिकार प्रतिमान में आप किसी मंत्री को रख सकते हैं, सीएम साहब को रख सकते हैं, पीएम को रख सकते हैं। जब वो भाषण देता है तो हजारों लाखों लोग यहाँ पे दर्शक बने रहते हैं। ठीक है, तो आपका क्या होगा? एकाधिकार प्रतिमान होगा कि एक ही व्यक्ति के बोलने का अधिकार होता है वहाँ पे और केवल वही वक्ता होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। लेकिन जो और चारों शब्द हैं, चारों जो ऑप्शन है, उसका ये एक्सप्लेनेशन हो गया दोस्तों। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित संप्रेषण संजालों में से किसमें समूह का प्रत्येक सदस्य केवल अपने से निकटतम सदस्य से ही संप्रेषण कर सकता है? ठीक है, समूह का प्रत्येक सदस्य केवल अपने से निकटतम सदस्य से ही संप्रेषण कर सकता है। तो ध्यान रखिए, श्रृंखला संजाल में समूह का प्रत्येक सदस्य केवल अपने से निकटतम सदस्य ही संप्रेषण कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है तो वे एक प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? मनोवैज्ञानिक प्रतिघात। जब व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है तो एक प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं मनोवैज्ञानिक प्रतिघात का। वो क्या होता है?
देखिए, जब व्यक्ति या अनुभव करते हैं कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है या उनके विकल्पों को सीमित किया जा रहा है, तो इस स्थिति में उनके द्वारा की गई प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक प्रतिघात कहलाती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका क्या है? नेपाल है। जो नेपाल क्राइसिस हुआ हाल ही में, वो क्या हुआ, उनको जब नेपाल की गवर्नमेंट ने जो सोशल मीडिया बैन किया, उसके ऊपर वहाँ के लोगों को लगा कि भाई ये तो हमारे अधिकारों पर क्या है, ये प्रतिबंध लगाया जा रहा है। तो उसके जवाब में उन्होंने मनोवैज्ञानिक प्रतिघात किया। ठीक है, उनकी जो क्रिया, सरकार के द्वारा की गई क्रिया की जो प्रतिक्रिया हुई, वो मनोवैज्ञानिक प्रतिघात कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ऑप्शन सी हो गया। एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ हमने इस क्वेश्चन को तैयार किया कि मनोवैज्ञानिक प्रतिघात होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, संप्रेषण को प्रक्रम में प्रथम चरण है कूट संकेतन, संदेश, विसंकेतन या ग्रहण। तो दोस्तों, संप्रेषण को प्रक्रम में प्रथम चरण को क्या है? कूट संकेतन है। संप्रेषण के प्रक्रम के विभिन्न चरण निम्न प्रकार से हैं। देखिए, अभी तो इसमें पहला चरण पूछा गया है, फिर दूसरा पूछा जा सकता है, तो आप सभी ध्यान रखिएगा। प्रेषक, कूट संकेतन, संदेश, विसंकेतन, ग्रहण। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हो गए, लेकिन इसमें हमारा सही होगा कूट संकेतन। संप्रेषण को प्रक्रम में प्रथम चरण है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल किसी के साथ निकट मित्रता को बनाए रखने में सहायक होता है? चीजें उधार लेना, स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना, शक्ति अभिप्रेरणा या पार्टी में प्रसन्न रहना। तो दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा कि स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना किसी के साथ निकट मित्रता को बनाए रखने में सहायक होता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। आप सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और 10-15 सेकंड का पॉज लेके सोचेंगे तो आप ऑटोमेटिक, ऐसा टॉपिक है ये कि आपका प्रश्न अपने आप आंसर उसका निकल आएगा। और अगर नहीं निकलता है तो आप सभी वीडियोस को देखें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और इसे इंटरपर्सनल स्किल्स के जो PYQ का जो क्वेश्चन है वो आपका दोस्तों कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण दिए गए हैं और आपको बताना है कि सही उत्तर इसका क्या होगा। ठीक है, देखिए, लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती हैं। ठीक है, सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ए और आर मतलब लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती हैं, क्योंकि सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि दोनों सही हैं और दोनों व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, आपका प्राप्त किए गए संदेश में कोई विचलनशीलता जिसका पूर्व कथन स्रोत पर नहीं किया जा सकता था गुणारोपित की जाती है। भ्रम पर, कोलाहल पर, अवरोध पर या अतार्किक चिंतन पर। तो दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, कोलाहल पर। देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, समझिए, उसके बाद आंसर। देखिए, भ्रम, अवरोध, अतार्किक चिंतन के संदर्भ में संदेश में किसी विचलनशीलता का पूर्व कथन स्रोत पर किया जा सकता है, जबकि कोलाहल संप्रेषण वातावरण से संबंधित है। कोलाहल क्या होता है? संप्रेषण वातावरण से संबंधित है। अभी हमने इसको देखा था उसमें पर्यावरण में, है ना, जो इसी वीडियो में जो पहले का क्वेश्चन था उसमें था, से संबंधित है, जिसका पूर्व कथन स्रोत पर नहीं किया जा सकता है। ओके, कोलाहल आपका संप्रेषण वातावरण से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें संचार के प्रकार की बात हो रही है और चर की बात हो रही है। देखिए, इसमें आपका हो जाएगा शाब्दिक। क्या है शाब्दिक? आपका भाषा प्रवाहिता है। ठीक है, शाब्दिक जब आप शब्द के रूप में संचार करते हैं तो वो आप भाषा का प्रवाह करते हैं, भाषा प्रवाहिता है। ठीक है, नेक्स्ट है लिखित। लिखित क्या है आपका? लिखित है संज्ञानात्मक क्षमता। ठीक है, और संकेत क्या होता है? संकेत होता है अंतर्निहित अर्थ। ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी संकेत के माध्यम से किसी कोई बात बताता है या इशारा करता है तो अंतर्निहित मतलब उसी में उसका अर्थ, उसी इशारे में उसका अर्थ समाहित होता है, तो वो अंतर्निहित अर्थ हो गया। नेक्स्ट है कि दैहिक हाव भाव। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये आपका देखिए सी का 1 हो जाएगा। देखिए, संकेत का सामाजिक सांस्कृतिक कारक होता है।
इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा स्किप हो गया हमारा। ओके, ठीक है। देखिए इसमें ए का 2 हो जाएगा, भाषा प्रवाहिता लिखित, ठीक है। इसमें बी का 4 संज्ञानात्मक अंतर्निहित क्षमता हो जाएगी, और सी का संकेत का सही है दोस्तों, हम लोग सही देख रहे थे। और दैहिक हाव भाव का हो जाएगा भाषा प्रवाहिता, ठीक है। सी का 1 हो जाएगा, सी का 1 सामाजिक सांस्कृतिक कारक हो जाएगा, और डी का हमारा हो जाएगा अंतर्निहित दैहिक हाव भाव का, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न थी हमको, और इसका हम लोगों ने देखा भी, ठीक है। नेक्स्ट है, हमारे बहुत से निर्णय परिस्थिति के अप्रासंगिक पक्षों उदाहरणार्थ व सुनिश्चित ढंग जिसमें कोई मुद्दा प्रस्तुत किया जाता है से प्रभावित होते हैं। यह गोचर कहलाता है। गढ़न के रूप में, प्रायश्चित पश्चाताप के रूप में, व्यक्तिक पुष्टिकरण के रूप में, या हानि विरोच के रूप में। तो दोस्तों गढ़न के रूप में होता है, ठीक है। अप्रासंगिक पक्षों उदाहरणार्थ जो भी आगे कहा जा रहा है कि गढ़न के तहत हमारे बहुत से निर्णय जो है वो परिस्थिति के अप्रासंगिक पक्षों से प्रभावित होते हैं। तो 40 ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, जब कोई व्यक्ति किसी निर्णय के वांछित लक्ष्य के बारे में काफ़ी कम जानता हो और जब निर्णय के विकल्प अस्पष्ट हो तो ऐसी परिस्थिति क्या कहलाती है? संदिग्ध कहलाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा कि भाई जब कोई व्यक्ति किसी निर्णय के वांछित लक्ष्य के बारे में काफ़ी कम जानता हो और जब निर्णय के विकल्प अस्पष्ट हो कि ऑप्शंस भाई क्लियर न लग रहे हो, तो क्या होता है? वो संदिग्ध होता है। जब कोई व्यक्ति किसी निर्णय के वाहित लक्ष्य के बारे में काफ़ी कम जानता हो और जब निर्णय के विकल्प अस्पष्ट हो तो ऐसी परिस्थिति संदिग्ध कहलाती है। ओके, तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन समूह निर्णय लेने की विशेषता नहीं है? ठीक है, समूह निर्णय लेने की विशेषता नहीं है। तो सदस्य विचारों की वर्धित विविधता प्रस्तुत करते हैं, सदस्य समाधान की वर्धित स्वीकृति की ओर ले जाते हैं, सदस्य कार्यकुशल होते हैं, सदस्य प्रभावकारी होते हैं। दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्यों? समूह निर्णय लेने की विशेषता यह नहीं है कि समूह के सभी सदस्य कार्यकुशल हो। मतलब क्या होता है? जैसे 11 प्लेयर हैं, इसमें से अगर 8 अच्छा खेलेगा तो भी काम हो सकता है। देखिए समूह निर्णय लेने के लिए ऐसा नहीं कि 11 के 11 प्लेयर ही अगर 100 बनाएंगे तभी टीम जीतेगी। अगर इसमें से 4 प्लेयर ही 100 बना दिए और 2 प्लेयर अच्छी बॉलिंग कर दिए तो क्या होता है? मैच जीत जाते हैं। तो समूह निर्णय लेने की विशेषता यह नहीं है कि समूह के सभी सदस्य कार्यकुशल होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। एग्जाम्पल आप थोड़ा सोचिएगा तो हमने सही एग्जाम्पल दिया है बिल्कुल। नेक्स्ट है, निर्णय लेने में निर्णायक कथनों को जाना जाता है स्वतः शोध के रूप में, अंतः प्रज्ञा के रूप में, सीमाबद्ध तार्किकता के रूप में और अभिनत के रूप में। ठीक है, तो निर्णय लेने में निर्णायक कथनों को जाना जाता है स्वतः शोध के रूप में। देखिए निर्णय लेने में निर्णायक कथनों को स्वतः शोध के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अवाचिक संप्रेषण सहायक का उदाहरण है? चाक्षुष संप्रेषण, चिल्लाना, शब्दजाल, बुदबुदाना। तो देखिए चाक्षुष मतलब क्या होता है? सुनना होता है। चाक्षुष जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये आप इसको देख लीजिएगा, ये कान से सुनना होता है। अवाचिक मतलब बिना बोले, तो चिल्लाना भी होता है, शब्दजाल भी होता है और बुदबुदाना भी होता है। लेकिन ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अवाचिक संप्रेषण का उदाहरण चाक्षुष संपर्क होता है। नेक्स्ट है, संप्रेषण की प्रक्रिया में कूट लेखन से तात्पर्य क्या है? तो कुछ नया निर्माण करने की कोशिश करना, संकेतों को तंत्रकीय आवेगों में परिवर्तित करना, संप्रेषण मार्ग का अवरोध करना या मनोबल निर्माण करना। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा कि संप्रेषण की प्रक्रिया में कूट लेखन से तात्पर्य संकेतों को तंत्रकीय आवेगों में परिवर्तित करना होता है। संकेतों को तंत्रकीय आवेगों में परिवर्तित करना होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, संप्रेषण के संबंध में संदर्भ किसे कहते हैं? प्रभावी बातचीत, वार्तालाप के लिए भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण, संदेश ग्रहण में बाधा या संदेश के प्रति मौखिक एवं अवाचिक प्रक्रियाएं। तो दोस्तों संप्रेषण के संबंध में संदर्भ होता है कि वार्तालाप के लिए भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण।
ठीक है, संप्रेषण के लिए होता है कि संप्रेषण के संबंध में संदर्भ वार्तालाप के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें आपको बताना है कौन सा सही है या व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कथन है कि अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। अंतर्वैयक्तिक जो होता है वो मन से ही, है ना, तो आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं। दूसरा, लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही बात है। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण मतलब जो आपके भीतर बातचीत का जो एक माहौल बनता है, जब आप एक दूसरे से बात करते हैं तो उस व्यवहार को आगे बढ़ाते हैं, तो सही बात है। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या या स्पष्टीकरण करता है। ठीक, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। पेलजी प्रभाव स्पष्ट करता है क्या? ठीक है, पेलजी प्रभाव। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा कि उपयुक्त उपरिगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थिता को पेलज प्रभाव स्पष्ट करता है। देखिए, पेलज प्रभाव स्पष्ट करता है कि उपयुक्त उपरिगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थिता को। नेक्स्ट है, संप्रेषण के नियामक नियम हमें क्या बताते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, दूसरा है कि संप्रेषण में अंतःक्रियाओं की संरचना और समन्वयन आवश्यक है। तो बी हमारा सही हो जाएगा कि भैया कथन और कारण दोनों सही भी हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है कि संप्रेषण के नियामक नियम हमें यह बताते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि संप्रेषण में अंतःक्रियाओं की संरचना और समन्वयन आवश्यक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज नकारात्मक निजी व्यवहार हो गया और कारण की बात हो रही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गले के पीछे एक हाथ रखना जब आप बातचीत करते रहते हैं तो इसमें नकारात्मक निजी व्यवहार की बात हो रही है। जैसे जब कोई आपसे बात कर रहा हो, अगर वो गले के पीछे अपने हाथ रख रहा है आपसे बातचीत करने के दौरान, इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं आपसे असहमति दर्ज करा रहा है, असहमति उस बात के लिए जाहिर कर रहा है। आंखें सिकोड़ना, तो ये अस्वीकृति है कि मतलब जो बात आप कह रहे हैं उससे वो सहमत नहीं है या उसको वो अस्वीकार कर रहा है। तो क्या है, ये अतिशयोक्ति है दोस्तों। ठीक है, नाक सहलाना, सॉरी आँख सिकोड़ना, जो है आंखें सिकोड़ना, जैसे कोई अपनी आंखों को बार बार खोल रहा है बंद कर रहा है, खोल रहा है बंद कर रहा है, इसका मतलब वो अस्वीकृत जता रहा है कि मतलब आपकी बात से वो सहमत ही नहीं है या जो बात आप कह रहे हैं उसके लिए वो एक्सेप्टेड नहीं कर रहा उस बात को। नेक्स्ट है नाक सहलाना, मतलब ये अतिशयोक्ति, यार ये कुछ ज़्यादा तो नहीं फेंक रहा या कुछ ज़्यादा तो नहीं बताया। जैसे किसी ने कहा भैया हमारी रैंक 1 आई थी, है ना, इस टेस्ट सीरीज़ में, तो हम उसमें अपने नाक को सहलाते हैं कि अरे बेटा फेंक रहे हो ना, तो ये अतिशयोक्ति वाली बात हो गई। और चश्मा उतार कर नीचे रखना मतलब नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, चश्मा उतार कर नीचे रखना मतलब नहीं सुन रहे हैं। ये नकारात्मक निजी व्यवहार की बात होगी और इसके कारण क्या हो सकते हैं इसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट है कि दूसरे लोगों से तुलना के आधार पर हमारी राय और योग्यताओं के मूल्यांकन की प्रवृत्ति और जो हमारे समान हैं उनके तुलना करने की पसंदगी जानी जाती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि सामाजिक तुलना सिद्धांत के रूप में, सामाजिक तुलना सिद्धांत के रूप में जानी जाती है। जो ये प्रश्न है उसका ये राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा कि सामाजिक तुलना सिद्धांत के रूप में। अच्छे श्रोता बनने के लिए जो 2 कौशल संबंधित हैं वो कौन कौन से हैं? पहला, ध्यान देना तथा प्रतिपुष्टि प्रदान करना, ध्यान देना तथा जब आवश्यक हो तब अपनी अरुचि को छिपाना। तो देखिए सिंपल सा, अगर हमें आंसर पहले ही मिल गया तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि भैया अगर अच्छा श्रोता कौन होता है कि जैसे जब हमें स्कूल में टीचर हमसे कुछ वो बताते रहते हैं तो हम पहले ध्यान से सुनते हैं, सुनते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि बेटा आपने इस कहानी से क्या समझा, तो हम क्या बोलते हैं, हम उसको 2 लाइन में बताते हैं कि सर हमने जो आपने बताया हम उस कहानी से ये बातें समझते हैं। इसका मतलब क्या है, हमने उनको एक पॉजिटिव फीडबैक दिया है। ठीक है, कि सर आपने जो बताया वो बातें मुझे समझ में आ गई। तो ध्यान देना होता है और प्रतिपुष्टि जो है वो प्रदान करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है एक सक्रिय श्रोता द्वारा एक तकनीक जिसे प्रयोग में लाया जा सकता है वह क्या होती है? ठीक है, एक सक्रिय श्रोता को हम तब अच्छा मानते हैं, एक जैसे मैंने
आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ बताया वो ठीक है, लेकिन अगर हमने ये कहा कि मैंने जो आपको वीडियो बताई है आप इसका एक लाइन में हमें जवाब दीजिए, तो क्या होता है कि जब आप वीडियो को अच्छे से सुनेंगे उसके बाद ही आप वीडियो के बारे में बता पाएंगे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि वक्ता के शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करना। मतलब अगर हमने 100 लाइन में बातें की तो आप कम से कम 10 लाइन में उस बातों को समझा दीजिए, सर ये आपकी बात का ये कंक्लूजन ये है। तो एक सक्रिय श्रोता द्वारा वक्ता के शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करना एक तकनीकी है जिसे प्रयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कमजोर तर्क देने और उसे किसी और के नाम पर आरोपित करने ताकि आप उसका खंडन कर सकें को स्पष्ट करता है? तो क्या है? पुतला का तर्क। क्या है ये? देखिए, पुतला का तर्क एक कमजोर तर्क देने और उसे किसी और के नाम पर आरोपित करने ताकि आप उसका खंडन कर सकें को स्पष्ट करता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कि अगर आप एक कमजोर तर्क देने और उसे किसी और के नाम पर आरोपित करने की ताकि आप उसका खंडन कर सके तो ये पुतला का तर्क स्पष्ट करता है। संदेश होता है, तो संदेश एक सुस्पष्ट संकेत है जो कोलाहल स्तर से ऊपर हो। मतलब संदेश होता है क्या? एक सुस्पष्ट संकेत जो कोलाहल स्तर से ऊपर होता है। 21 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि मानवीय संप्रेषण प्रक्रिया के कुछ अंग नीचे दिए गए हैं, तो संप्रेषण की प्रक्रिया में घटाने वाले सही क्रम कौन से होंगे? देखिए, पुनर्निवेश, संदेश, कोलाहल। तो सबसे पहले आता है संदेश, उसके बाद कोलाहल, उसके बाद होता है पुनर्निवेश। ठीक है, तो ये मानवीय संप्रेषण प्रक्रिया के कुछ अंग हैं, निम्न हैं, तो संदेश, कोलाहल और पुनर्निवेश। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हमारे अंतर्हित व्यवबोधों के स्पष्ट करता है जो लोगों के व्यवहार की व्याख्या करने का ध्यान रखता है और जो दूसरों से संप्रेषण करने के लिए समुचित तरीकों को स्पष्ट करता है? तो वो संप्रेषण प्रतिरूप कहलाता है। ठीक है, संप्रेषण प्रतिरूप हमारे अंतर्निहित व्यवबोधों को स्पष्ट करता है जो लोगों के व्यवहार की व्याख्या करने का ध्यान रखता है और जो दूसरों से संप्रेषण करने के समुचित तरीकों को स्पष्ट करता है। तो 23 ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में नीति शास्त्र क्या होता है? ठीक है, तो ये विचारने योग्य होता है कि अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में नीति शास्त्र विचारने योग्य है। देखिए, कुछ प्रश्न को आपको ज़्यादा समझना नहीं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के तरीके से। इसमें कुछ चीज़ों को आपको डिक्टो याद कर लेना, जैसा दिया है वैसे के वैसे याद कर लेना, क्योंकि प्रश्न रिपीटेड होते हैं। तो अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में नीति शास्त्र क्या है, तो ज़्यादा इसमें ना जाइए, सीधा सा याद करिए कि अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में नीति शास्त्र विचारने योग्य है। नेक्स्ट है, प्रभावी श्रवण समावेश करता है पूर्वाग्रह को, विस्तृत समालोचना को, असहमत के बिंदु को छापने का या अपने संदेश की समझ की पुष्टिकरण को। तो प्रभावी श्रवण समावेश, फिर बात हो गई कि आप किस प्रकार से, किस तरीके से बेहतर समझ रहे हैं। तो अपने संदेश की समझ की पुष्टिकरण को प्रभावी श्रवण समावेश करता है। नेक्स्ट है, निर्णय निर्माण में त्रुटियां इस कारण होती हैं क्योंकि हम निर्णय निर्माण स्वतः शोध का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए, उस सीमा से परे करते हैं जिनके लिए उन्हें बनाया गया है। ठीक है, तो निर्णय निर्माण में त्रुटियां इस कारण होती हैं, ठीक है, निर्णय निर्माण में, क्योंकि हम निर्णय स्वतः शोध का उपयोग उस सीमा से परे करते हैं जिनके लिए उन्हें बनाया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। निर्णय लेने में किसी न्यायाधीश का निर्णय समानता और यादृच्छिक लगने वाले रूप में करना कहलाता है। तो ये प्रतिनिधिक स्वतः शोध कहलाता है। निर्णय लेने में किसी न्यायाधीश का निर्णय समानता और यादृच्छिक लगने वाले रूप में करना प्रतिनिधिक स्वतः शोध कहलाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, क्रियाओं और परिणामों और आनुषंगिकताओं की धारणा जो किसी विशिष्ट विकल्प से संबंधित हो को जाना जाता है। तो निर्णय खांचे के रूप में क्रियाओं, परिणामों और आनुषंगिकताओं की धारणा जो किसी विशिष्ट विकल्प से संबंधित हो, निर्णय खांचे या डिसीजन फ्रेमिंग के रूप में वो जाना जाता है। डिसीजन फ्रेमिंग के रूप में, ठीक है, डिसीजन फ्रेमिंग के रूप में जाना जाता है। तो इसको आप याद भी कर सकते हैं, प्रॉपर एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। ओके, ठीक है, नेक्स्ट है,
किसी प्रबंधक के निर्णय लेने की प्रक्रिया के निम्नलिखित में से उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको, ठीक है। किसी प्रबंधक के निर्णय लेने की प्रक्रिया के चरण में, ठीक है, तो आपको ये इसके बारे में सोचना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्या है इसमें, देखिए सबसे पहले आ जाएगा कि प्रतिबंधक तत्व को पहचानना जो आपको निर्णय लेना है। दूसरा है समस्या को परिभाषित करना, ठीक है, सबसे पहले आपको तत्वों को पहचानना है। दूसरा क्या है, समस्या जो प्रॉब्लम्स है उनको आपको देखना है। फिर जो समस्याएं हैं उनके लिए विकल्प क्या क्या हो सकते हैं ये हमें देखना है। उसके बाद एक नियंत्रित व मूल्यांकन तंत्र को स्थापित करना। उसके बाद हमें ये देखना है कि इसके लिए क्या सिस्टम हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा और ये चारों हमारे ऑप्शंस ये नंबर वाइज दिए गए। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निर्णय लेने की एक संख्यात्मक तकनीक जो निर्णय पथों के संपूर्ण संभावित विकल्प दर्शाती है वो कहलाती है क्या, डेल्फी तकनीक। निर्णय लेने की एक संख्यात्मक तकनीक है, कौन सी, डेल्फी तकनीक। क्या है ये, देखिए निर्णय लेने की एक संख्यात्मक तकनीकी जो निर्णय पथों के संपूर्ण संभावित विकल्प दर्शाती है, डेल्फी तकनीक कहलाती है। इसके अंतर्गत समस्याओं की पहचान तथा उनका क्रम, समस्या और समाधान तक पहुंचने का विकल्प तथा अंतिम सर्वोत्तम विकल्प और संसाधन की पहचान तथा प्रयोग होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक को छोड़कर सभी एक मैनेजर या प्रबंधक को प्रभावी निर्णय लेने के वातावरण बनाने की प्रमुख कौशलपूर्ण योजना कौन नहीं है इसमें। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्या है ये कि मैनेजर या प्रबंधक को प्रभावी निर्णय लेने के वातावरण बनाने की प्रमुख कौशलपूर्ण योजना दूसरों को निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना, नई बातों के लिए तैयार रहना, गुणात्मक सूचना के महत्व को पहचानना होता है, ठीक है। और कौन नहीं है इसमें, नई बातों को करने के लिए तैयार रहना। ओके ये ठीक है। 40 नेक्स्ट है मतलब एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है वो क्या कहलाता है, नामिक समूह तकनीक कहलाती है, ठीक। एक सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है। देखिए एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है, नामिक समूह तकनीक कहलाती। आपको सीधा सीधा रट लेना है, मतलब इसको ज़्यादा ध्यान से या इसके ज़्यादा डीप में नहीं जाना, क्योंकि सीसेट का पेपर हमें केवल पास और पास होना है बस। और ये क्वेश्चन आपका इंटरपर्सनल स्किल्स का 35 से 40 क्वेश्चन या 30 से 35 क्वेश्चन तो रहते ही हैं। तो PYQ आता ही आता है ना, PYQ आते हैं सारे के सारे। तो आपको केवल रट लेना है। नामिक समूह तकनीक क्या कहलाता है कि एक सामूहिक प्रयास है जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है। नेक्स्ट है इस गद्यांश में लेखक ने यूरोप के कुछ महापुरुषों के विषय में क्या कहा है। तो उन्होंने नए मूल्यों की स्थापना की है, उन्होंने कुछ नए आदर्श स्थापित किए, उन्होंने उपाय तो बताए पर उनका कार्यान्वयन दूसरों पर छोड़ दिया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा कि इस गद्यांश में, ठीक है, लेखक ने उपयोग के कुछ महापुरुषों के विषय में कहा है कि उन्हें उपाय तो बताए पर उनका कार्यान्वयन दूसरों पर छोड़ दिया है। तो इसका केवल आप आंसर याद कर लीजिए कि लेखक ने यूरोप के कुछ महापुरुषों के विषय में क्या कहा, तो उन्होंने उपाय तो बताए हैं पर ये अंतर्वैयक्तिक क्षमता एवं संप्रेषण कौशल, ये नेक्स्ट ईयर का और प्रश्न है 1 साल का, क्योंकि आपको PYQ करवाया जाए। निम्नलिखित में से कौन असत्य है। तो अंतर्वैयक्तिक कौशल विकसित होते हैं किससे, अनुकरण द्वारा होता है, तदात्मीकरण द्वारा होता है, आत्मसात करने के द्वारा होता है, सविराम दंड द्वारा ये नहीं होता है, ठीक है। इसमें असत्य की बात हो रही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, ठीक। तो अंतर्वैयक्तिक कौशल अनुकरण द्वारा, तदात्मीकरण द्वारा तथा आत्मसात करने के द्वारा विकसित होते हैं। सविराम दंड बाध्यकारी उपाय के अंतर्गत आने वाला उपागम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। क्या होगा, बी इसमें सही हो जाएगा। ओके ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण में गृहीता की कमजोर प्रकार की रुकावट है, अस्पष्टता, शब्दजाल, समय या पूर्वग्रह। तो क्या होता है, पूर्वग्रह संप्रेषण में गृहीता की कमजोर प्रकार की रुकावट। देखिए जब आप किसी भी चीज़ के लिए, एक होता है कि आपने कॉलेज में एडमिशन कराया, आपको फला टीचर की क्लास लेनी है,
एक होता है कि आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है, बस आप जाते हैं, क्लास ज्वाइन करते हैं, वो आपको पढ़ाता है, तो वो अच्छी क्लास रहती है। लेकिन किसी ने आपको बता दिया कि भैया इस क्लास में ये टीचर जब जो बात करता है उसमें उसका दूसरा मीनिंग भी रहता है, तो आप क्या है, आप उस टीचर के बारे में पूर्वग्रहित हो गए। मतलब आपने उसके बारे में पहले से अपना विचार बना लिया है। वो अच्छा करेगा तो भी आप उसको गड़बड़ समझेंगे, गड़बड़ करेगा तो आप गड़बड़ उसको समझेंगी। तो ये आपका पूर्वग्रह हो गया, ठीक है। और ये आपके गृहीता की कमजोर प्रकार की रुकावट है संप्रेषण में। तो पूर्वग्रह होना मतलब ये आपकी रुकावट है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत असौहार्दपूर्ण समझा जाता है, ठीक है। मतलब आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो क्या चीज़ आपको ये बिल्कुल ख़राब लग सकती है। तो किसी के हाथ को अपने हाथ में लेना, आप देखते होंगे मैक्सिमम जो राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं वो एक दूसरे को ऐसे ही ग्रीट करते हैं, ठीक है, कि दोनों हाथ मिलाते हैं, ठीक है। तो ये क्या, ये सही है। दृष्टि संपर्क तो भाई नज़रें तो मिलती हैं कि उनसे मिली नज़र कि मेरे होश उड़ गए, तो नज़रें तो मिलती ही मिलती हैं। और मुस्कुराना, अगर फेस पे आपकी स्माइल है किसी से मिलते समय तो ये बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच माना जाता है। बट घूरना मतलब आप किसी से बात करो उसको आप एक टक देखे ही जा रहे हो, तो वो क्या होता है, वो संकेत असौहार्दपूर्ण हो जाता है या उसको खराब माना जाता है। तो इसमें हमारा बी सही उत्तर हो गया, घूरना, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंतरवैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है लेकिन अब आपका रिपीट होगा कि भैया अगर आप किसी से बात करते समय शर्मा रहे हो तो ये पॉजिटिव चीज़ नहीं है। तो शर्मीलापन अंतरवैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। तो ध्यान रखिए कि लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती हैं, सही बात है। सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों इसमें भी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि भैया कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती हैं क्योंकि सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है, ओके। संबंधों की संरचना संबंधित होती है नियंत्रण से, संगठन से, नियोजन से या अभिप्रेरणा से। तो दोस्तों किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे जाता है वह समस्तरीय या क्षैतिज संप्रेषण के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट कि संबंधों की संरचना संबंधित है अभिप्रेरणा से, ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कारणों में से कौन आगे झुकने के धनात्मक व्यक्तिगत संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। अत्यधिक विश्वास, चिंतन के लिए समय लेना, एकाग्रता या विश्रांति। तो दोस्तों एकाग्रता इज करेक्ट, ओके। एकाग्रता आगे झुकने के धनात्मक व्यक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, ओके। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, सीसैट को हल्के में बिल्कुल न लें और मेहनत से पढ़ें दोस्तों, ठीक है। नृत्य अत्यंत परिष्कृत और कलात्मक स्वरूप है किसका, अशाब्दिक संप्रेषण का, शाब्दिक संप्रेषण का, शाब्दिक एवं अशाब्दिक या भाषा का। दोस्तों जब नृत्य किया जाता है तो बिना किसी शब्द के बहुत कुछ कहा जा सकता है नृत्य के माध्यम से, ठीक है। तो नृत्य शारीरिक भावभंगिमा पर आधारित अशाब्दिक संप्रेषण है, बिना शब्दों के कहे हुए संप्रेषण है का अत्यंत परिष्कृत और कलात्मक स्वरूप है, ठीक है। नेक्स्ट है, तो इसमें हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ये अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है कि, ठीक है, अंतर्वैयक्तिक कौशल के कि व्यक्ति को अंग्रेजी, हिंदी तथा एक अन्य भाषा का ज्ञान हो, बिल्कुल नहीं। वो किसी भाषा में बोल सकता है, ऐसा नहीं कि अंग्रेजी का ज्ञान हो या हिंदी का हो या किसी एक अन्य व्यक्ति को अंग्रेजी तथा हिंदी भाषा का ज्ञान हो, कोई बात नहीं है। व्यक्ति को किसी भाषा का ज्ञान हो, ठीक है। व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से अगर संप्रेषण कर सकता है तो वो अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए आवश्यक होता है। क्या, ऑप्शन डी करेक्ट कि व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके, ओके। नेक्स्ट है, अंतर्वैयक्तिक कौशल में निम्नलिखित में से कौन सुसंगत नहीं है। तो ए ऑप्शन है सकारात्मक अभिवृत्ति, बी है सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह, सुनने की तत्परता और संवेगों के प्रबंधन की योग्यता। तो क्या सही नहीं है, क्या सुसंगत नहीं है, तो सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह ये अंतर्वैयक्तिक कौशल में नहीं आता है। देखिए अंतर्वैयक्तिक कौशल में सुनने की तत्परता हो आपके अंदर, सकारात्मक अभिवृत्ति हो मतलब पॉजिटिव अप्रोच हो आपका,
और संवेगों के प्रबंधन की योग्यता आवश्यक है। इनमें सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह, नकारात्मक अभिवृत्ति, मतलब संदेह अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब आप पहले से ही निगेटिव सोच रहे हो, तो इसीलिए आपका वो पॉजिटिव अप्रोच नहीं माना जाएगा, पॉजिटिव इंटेंट आपका नहीं माना जाएगा, और ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण क्या होता है दोस्तों? ठीक है, तो कूट संकेतन होता है, संदेश होता है, विसंकेतन होता है या ग्रहण होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कूट संकेतन होता है। ठीक, ऑप्शन ए, संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण क्या है? कूट संकेतन। ओके, मेरे हिसाब से ये सही हो जाएगा। किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे जाता है वह क्या जाना जाता है, बताइए? तो ऊर्ध्वगामी संप्रेषण के रूप में, समस्तरी संप्रेषण के रूप में, विकर्णी संप्रेषण के रूप में और अधोगामी संप्रेषण के रूप में जाना जाता है। किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों स्तरों से परे जाता है वह जाना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्लियर नहीं है, तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि जब कोई निष्कर्ष प्रायः अव्यक्त या व्यक्त रूप में एक संभाव्यता कथन के रूप में अव्यक्त किया जाता है तो यह संदर्भित करता है। देखिए, किसी भी क्वेश्चन का आपको अगर ना पता हो, गलत बताना वो गलत बात है। जो पता हो, कम से कम जेन्युइन तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, ये है ना, अच्छी चीज़ है। तो आप सभी ध्यान से पढ़ें और जो क्वेश्चंस PYQ के हैं, है ना, उसको आप रट के जाइए, आपका पूरा से पूरा सही होने वाला है। तो यह संदर्भित करता है किसको? तर्कणा संवाद को, निगमनात्मक तर्कणा को, आगमनात्मक तर्कणा को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, आगमनात्मक तर्कणा को। क्या है कि जब कोई निष्कर्ष प्राय अव्यक्त या व्यक्त रूप में एक संभाव्यता कथन के रूप में व्यक्त किया जाता है तो यह संदर्भित करता है आगमनात्मक तर्कणा को। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उस समय घटित होती है जब व्यक्ति कलात्मक, साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा व्यवहारिक समस्याओं के विभिन्न संभावित समाधानों पर स्वतंत्र रूप से विचार करता है? तो अपसारी चिंतन कहलाता है वो। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्या है वो? अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन कहलाता है दोस्तों। ठीक है, मौखिक संप्रेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है कि आप इसे कैसे कहते हैं मौखिक संप्रेषण में। ठीक है, मौखिक संप्रेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है कि आप इसे कैसे कहते हैं, कि आप इसे कैसे कहते हैं। ठीक, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा क्या होती है? तो खराब श्रवण। अगर आप किसी बात को खराब तरीके से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो ये आपका खराब श्रवण माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की योग्यता पर निर्भर करती है। सरल भाषा प्रयोग की, अगर आप मौखिक संप्रेषण कर रहे हैं तो आप बहुत ही ऊंचे शब्दों का यूज़ न करें, सरल भाषा का प्रयोग करेंगे तो मौखिक संप्रेषण की प्रभावशील वक्ता की सरल भाषा प्रयोग की क्षमता पर निर्भर करती है। अपने सहयोगियों एवं अधीनस्थों के बीच संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम विकल्प क्या होता है, बताइए? तो अनौपचारिक अंतः संचार, ये आपका अपने सहयोगियों एवं अधीनस्थों के बीच संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम विकल्प होता है दोस्तों। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से बात करते हैं अपने अधीनस्थों से, अपने सहयोगियों से, वो अनौपचारिक होता है। अगर औपचारिक बात करेंगे तो काफ़ी डिस्टेंस उनको हमेशा से अपना प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। ठीक है, अगर व्यक्ति हमेशा प्रोटोकॉल में रहेगा तो वो क्या करेगा? वो औपचारिक रूप से बात करेगा। लेकिन अनौपचारिक मतलब कि बात कर रहे हैं, उनसे हाथ पकड़ लिया, उनका पीठ थपथपा दिया, है ना, उनको हाय कर दिया हाथों से, है ना, उनको गले लगा लिया, तो ये सब क्या होता है? ये सब अनौपचारिक अंतर संचार होता है। लेकिन क्या होता है कि अपने सहयोगियों एवं अधीनस्थों के बीच संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम विकल्प होता है। इससे व्यक्ति को कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अधोलिखित में से किस प्रकार से संप्रेषण में नेतृत्व भूमिकाओं की उत्पत्ति सर्वोत्तम होती है? तो लघु समूह संप्रेषण में। ठीक है, कि संप्रेषण में नेतृत्व भूमिकाओं की उत्पत्ति सर्वोत्तम जब लघु छोटा ग्रुप रहता है बातचीत करने का। जैसे आप देखते होंगे जब NDA CDS का जो एक तरीके से ग्रुप डिस्कशन जो डे रखा जाता है, वो क्या होता है, उसमें
8 बच्चे रहते हैं, 10 बच्चे रहते हैं, मतलब 100 का ग्रुप नहीं रहता है। उसमें क्या होता है, लघु समूह संप्रेषण होता है। तो वो संप्रेषण नेतृत्व भूमिकाओं की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है उसमें, ठीक है। टेलीफोन द्वारा संप्रेषण उदाहरण है किसका, यांत्रिक संप्रेषण का। भाई टेलीफोन क्या यंत्र ही तो है, तो टेलीफोन द्वारा संप्रेषण यांत्रिक संप्रेषण का उदाहरण होता है। नेक्स्ट है, अपने सहकर्मियों के साथ वार्तालाप के दौरान साधारणतः आप गंभीर रहते हैं, मुस्कुराते हैं, उनके विचारों के समर्थन में मुस्कुराते हैं या सही समय पर मुस्कुराते हैं। तो गंभीर रहना भी अच्छा नहीं माना जाता है, बार बार मुस्कुराना भी अच्छा नहीं माना जाता है, और उनके विचारों के समर्थन में मुस्कुराना, मतलब अगर वो ऐसा नहीं कि निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी कह रहे हैं, आप उनकी बातों का हर बात पे आप उनको समर्थन देते जा रहे हैं, बल्कि क्या होता है, सही समय पर मुस्कुराना। ये आपके अपने सहकर्मियों के साथ वार्तालाप के दौरान साधारणतः आप यही करते हैं तो अच्छा माना जाता है, ठीक है। ये सही समय पर मुस्कुराना आपका अच्छा माना जाता है। संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है कहलाता है क्या, अंतः समूह संप्रेषण। देखिए, संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं का एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है तो अंतः समूह संप्रेषण कहलाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कक्षा में संप्रेषण को सामान्यतः समझा जाता है संज्ञानात्मक संप्रेषण। कक्षा में संप्रेषण को, अगर कक्षा में कोई संप्रेषण हो रहा है तो वो संज्ञानात्मक समझा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, एक वर्तुल संप्रेषण में संकूटक कूटभंजक हो जाता है जहाँ वहाँ होता है वो क्या, शोर होता है, स्रोत समूह होता है, आलोचनात्मकता होता है, अवरोध होता है। तो एक वर्तुल संप्रेषण में संकूटक कूटभंजक हो जाता है तो वहाँ स्रोत समूह होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कोई अधिकारी मीटिंग के दौरान अपनी लेखनी मेज पर पटक कर प्रकट करता है तो उससे क्या होता है, वो अपने क्रोध को प्रकट कर रहा है, सॉरी, है ना, पकड़ नहीं। तो जैसे आप मान लीजिए पढ़ने बैठते हैं, जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप अपनी पेन को मेज पर पटकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ना तो आप थके हैं, ना तो आप उलझन में, आपको क्रोध आ रहा है कि यार ये क्वेश्चन हमें आ क्यों नहीं रहा है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये अधिकारी आगे चल के हम और आप अधिकारी होने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा, ये अपने क्रोध को प्रकट करता है। किसी व्यक्ति में दूसरे के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्वैयक्तिक कौशल क्या होता है, योग्यता होती है, ठीक है। कि किसी व्यक्ति में दूसरों के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्वैयक्तिक कौशल उसकी अपनी योग्यता होती है दोस्तों, ठीक है। निर्णय से संबंधित समस्याएं कौन सी होती हैं, अगर आपको भय और झूठी आशा होती है तो ये आपकी निर्णय से संबंधित आप इसमें समस्या उत्पन्न करते हैं, या समस्या उत्पन्न करते, भ्रम और झूठी आशा निर्णय से संबंधित समस्याओं को उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है, आप एक बड़े व्यवसाय वर्ग के निदेशक मंडल के सदस्य हैं, किसी विशेष मुद्दे पर आप मंडल के निर्णय से सहमत नहीं हैं तो आप क्या करते हैं, मंडल के समक्ष अपना दृष्टिकोण उनके विचार हेतु रखेंगे कि भैया मैं सहमत नहीं हूं। तो आप एक बड़े, ऑप्शन ए इज करेक्ट, आप एक बड़े वर्ग के निदेशक मंडल के सदस्य हैं, किसी विशेष मुद्दे पर आप मंडल के निर्णय से सहमत नहीं हैं तो मंडल के समक्ष अपना दृष्टिकोण उनके विचार हेतु रखेंगे कि भैया मैं सहमत नहीं हूं। नेक्स्ट है, समस्या समाधान का एक ऐसा नियम अथवा प्रक्रिया जिसका यदि क्रमशः अनुसरण किया जाए तो यह सुनिश्चित कर देता है कि सही समाधान मिल जाएगा, ये कहलाता है क्या, ये कलन विधि कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या है ये, समस्या समाधान का ऐसा नियम अथवा प्रक्रिया जिसका यदि अनुसरण किया जाए तो यह सुनिश्चित कर देता है कि सही समाधान मिल जाएगा, कलन विधि कहलाती है, ठीक है। तो ये आपका कलन विधि होता है कि सही समाधान मिल जाएगा, ठीक। यह अनुभव करने की अयोग्यता की समस्या का समाधान किसी परिचित वस्तु का असाधारण तरीके से उपयोग द्वारा हो सकता है, तो ये प्रक्रियात्मक स्थिरता के कारण होता है। प्रक्रियात्मक स्थिरता के कारण किसी समस्या के समाधान के लिए किसी परिचित वस्तुओं के नए प्रयोगों को समझ पाने की अक्षमता होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन कहलाता है। तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन, अनुमान लगाना, ओके, अनुमान लगाना ये कहलाता है। तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन अनुमान लगाना कहलाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, चयनों के संकुचित करने में प्रयुक्त विधियों की प्रक्रिया कहलाती है क्या, निर्णय लेना। चयनों को संकुचित करने में प्रयुक्त विधियों, ठीक है, ऑप्शन है, एक चुनना है तो क्या है, निर्णय लेना।
चयनों को संकुचित करने में प्रयुक्त प्रविधियों की प्रक्रिया निर्णय लेना कहलाती है। संचार में सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या होता है? तो तुम और हम। देखिए, हमेशा मैं शब्द का प्रयोग मैक्सिमम नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आप ऑफिसर हैं तो वहाँ पे मैं शब्द का यूज़ ना ही करें तो बेहतर। मतलब ये आपका व्यक्तित्व निगेटिव सेंस में ले जाता है। तो तुम और हम ये चलता है, ये अच्छा माना जाता है। ठीक है। संचार में सबसे महत्वपूर्ण शब्द तुम हम है, क्योंकि संचार दो व्यक्तियों या दो समूहों अथवा एक व्यक्ति और एक समूह के मध्य हो सकता है। उदाहरण, एक आईपीएस के निलंबन पर आईपीएस संगठन द्वारा यह सूचना प्रेषित करना है कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो यहाँ पे क्या है? तुम और हम की बात हो रही है। अशाब्दिक संचार में निहित होता है क्या? अशाब्दिक। ठीक है। भाव भंगिमा होती है, देह मुद्राएं होती है और भावात्मक अभिव्यक्ति होती है। ठीक है। मुखी अभिव्यक्ति तो ये तो शाब्दिक में आ जाएगा। यहाँ भी न्यूनतम शाब्दिक, मतलब आप शाब्दिक में ही आ रहे हैं। देह भाषा, लहजा, मौन, तो लहजा भी आपका शाब्दिक में आता है कि भैया इनका बोलने का लहजा ठीक नहीं है, तो ये लहजा भी आपका शब्द में आ जाएगा। देह भाषा तो चलता है अशाब्दिक में, मौन भी आ जाएगा अशाब्दिक में, लेकिन लहजा नहीं आएगा। इसीलिए भाव भंगिमा, देह मुद्रा, भावात्मक, मतलब इसमें कहीं भी आपका शब्द नहीं आ रहा है। तो अशाब्दिक संचार से तात्पर्य ऐसे संचार से लगाया जाता है जो मात्र संकेतों से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे भाव भंगिमा, देह मुद्राएं, भावनात्मक अभिव्यक्ति आदि शामिल होता है। अंतर्वैयक्तिक नेक्स्ट है, अंतर्वैयक्तिक संबंधों में किसमें अधिक समय लगता है? आदान प्रदान में, संचार में, संव्यवहार में, विश्वास में। तो विश्वास बनाने में, चाहे बात करने में हो, चाहे कैरियर बनाने में हो, चाहे शादी करने में हो, सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होती है? विश्वास होता है कि आपका सामने वाले व्यक्ति में कितना विश्वास है, और विश्वास बनने के लिए काफ़ी समय लगता है। और इस कलयुग में तो विश्वास की ही बलि दी जा रही है कि 30-30 साल शादी को हो गए हैं, फिर भी लोग अपने बच्चों को, अपने जो परिजन हैं उनको छोड़ के चले जा रहे हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व समाधान की अस्वस्थ अनुक्रिया है? तो ऑप्शन बी है दोस्तों, समझौता, पाने की अक्षमता। देखिए, द्वंद्व समाधान की 3 शैलियां हैं: समझौता, प्रभुत्व, एकीकरण। इनमें समझौता पाने की अक्षमता द्वंद्व समाधान की अस्वस्थ अनुक्रिया है। उदाहरण, यदि भारत और चीन के मध्य डोकलाम विवाद पर समझौता न हुआ होता तो इसकी परिणति युद्ध में बदल सकती थी। तो द्वंद्व समाधान की अस्वस्थ अनुक्रिया क्या है? समझौता पाने की अक्षमता, ये है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अंतर्वैयक्तिक संबंधन व्यक्त करने में नहीं किया जाता है? तो जीवन कौशल का, इसका यूज़ नहीं किया जाता दोस्तों। ठीक है। अंतर्वैयक्तिक संबंधों को व्यक्त करने में जीवन कौशल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जीवन कौशल एक व्यक्तिनिष्ठ अवधारणा है। ठीक है। जीवन कौशल का लोक कौशल, मृत कौशल, संगठनात्मक कौशल, ये आपका अंतर्वैयक्तिक मतलब होता है कि एक से अधिक, मतलब आप जो है दो लोग बात करें, संगठन में बात हो रही है, तो ऐसी बात है। और जीवन कौशल ये व्यक्तिगत हो जाता है, ये व्यक्तिनिष्ठ अवधारणा होती है। ओके। नेक्स्ट है, साइमन द्वारा प्रस्तावित निर्णय लेने की क्रियाओं में से निम्नलिखित में से विषम प्रक्रिया क्या होती है? तदात्मीकरण क्रिया होती है, ये विषम प्रक्रिया होती है। केवल रट लीजिए बस कि साइमन ने प्रस्तावित निर्णय लेने की क्रियाओं में से किसमें विषम प्रक्रिया बताए हैं? तो तदात्मीकरण प्रक्रिया है। साइमन के द्वारा प्रस्तावित निर्णय लेने की क्रियाओं में तदात्मीकरण क्रिया एक विषम प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण है? तो निर्णय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन। जैसे अभी सरकार ने कुछ दिन पहले जो किसान बिल लेके आए, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि इस निर्णय के प्रभाव का मूल्यांकन करना, ये निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है। जैसे हमने बच्चे को बाइक दी, बाइक हम गए लेके आ गए, घर पे खड़ी कर दिए, लेकिन बच्चा जब इसको रोड पे चलाएगा तो इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? तो ये क्या होता है? ये निर्णय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन, और ये इसका अंतिम चरण होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। मतलब इस संदर्भ में आपका देखिए, निर्णय प्रक्रिया के चरण कौन से? समस्या की पहचान करना, ये पहला चरण है। जैसे हमें किस सब्जेक्ट में कमी है, ये हमारी पहली पहचान है कि समस्या की पहचान करना कि भैया ये समस्या का समाधान करने वाले विकल्प का चयन करना, द्वितीय चरण है कि इसके लिए बुक कौन कौन सी ले सकते हैं। ठीक है। तीसरा है कि निर्णय मानदंड की पहचान करना। ठीक है। और चौथा है निर्णय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना, ये अंतिम चरण होता है। ओके। नेक्स्ट है, तर्कना के स्थापित नियमों के विपरीत निर्णय प्रक्रिया में नियम निहित है। ठीक है, कि प्रक्रिया में निहित क्या होता है? अन्य नियमों का गुच्छन, अनिश्चितता, विश्वसनीय सूचना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अनिश्चितता होती है दोस्तों। ठीक है। किसी समस्या
से समाधान तक पहुंचने की क्रिया तक विभिन्न प्रकार के तर्क, केस स्टडी, नियमों का अनुपालन किया जाता है। इसके विपरीत की स्थिति को अनिश्चितता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सहज ज्ञान निर्णय। देखिए, सहज ज्ञान निर्णय अनुभव, भावनाओं और संचित फैसलों पर आधारित निर्णय है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अनुभव, भावनाओं और संचित फैसलों पर आधारित निर्णय है ये। ठीक है, सहज ज्ञान निर्णय अनुभव होता है, भावनाएं और संचित फैसलों पर आधारित होता है। एक सुपरिभाषित समस्या में अधोलिखित विशेषताएं होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक सुपरिभाषित समस्या में अधोलिखित विशेषताएं होती हैं। प्रारंभिक अवस्था, लक्ष्य अवस्था, संकारक एवं नियंत्रक। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा कि एक सुपरिभाषित समस्या में अधोलिखित विशेषता क्या होती है? प्रारंभिक अवस्था, लक्ष्य अवस्था, संकारक या नियंत्रक। समस्या समाधान के त्रिप्रक्रम आगम के अनुसार निम्न में से कौन अंतर्दृष्टि का एक प्रकार नहीं है? तो दोस्तों चयनात्मक भंडारण, ऑप्शन सी, कि समस्या समाधान के त्रिप्रक्रम आगम के अनुसार चयनात्मक भंडार ये का एक प्रकार नहीं है। शेष विकल्प त्रिप्रक्रम आगम के अंतर्दृष्टि में सम्मिलित होता है। तो दोस्तों ये इंटरपर्सनल स्किल का जो टॉपिक था हमारा, जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन से जो पीडीएफ थी, ये जो सिलेबस था उसके हिसाब से ये कंप्लीट हुआ है। तो आप सभी दोस्तों, क्योंकि आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो एक जो क्लिक है वो सब्सक्राइब बटन पर कर ही दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, कंटिन्यू फॉलो करिए और आप सभी मेहनत से पढ़ाई करिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, माँ बाप का नाम रोशन करिए। तो दोस्तों इसी के साथ नमस्कार। और आपका एग्ज़ाम, आप इतनी मेहनत करिए कि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल एकदम अच्छे से हो जाए। ठीक है, लेकिन चैनल